नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। कैराना से गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का शंखनाद किया है। जो विश्वास कैराना की जनता ने 2017 में जताया, वही भरोसा अब बीजेपी 2022 के चुनाव में भी चाहती है। घर घर जाकर उसी भरोसे के साथ बीजेपी के चाणक्य ने जनता के एक एक वोट की मांग की है। सवाल उठता है, कैराना से सीधे 80% हिंदू वोटों पर क्या पड़ेगा प्रभाव? हिंदुओं की घर वापसी से क्या बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी? कैराना से क्या लखनऊ की राह निकलेगी? और बीजेपी का कैराना मॉडल वर्सेज गठबंधन का समीकरण क्या काम कर पाएगा? जाट मुस्लिम गठजोड़ का क्या तोड़ है कैराना? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गृहमंत्री बनने के बाद अमित शाह का शनिवार को पहला कैराना दौरा था। अपने पहले चुनावी दौरे पर शाह का कैराना जाने का बड़ा पॉलिटिकल मोटिव भी है। भला कैराना के पलायन का मुद्दा कौन भूल सकता है? यहाँ से हिंदू पलायन का मुद्दा देश भर के हिंदुओं को झकझोर कर रख दिया था। 2016 में कैराना का मुद्दा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी बवाल की वजह बना था। हिंदुओं के घर बिकाऊ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक में सुर्खियां बनी थी। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। कैराना की संकरी गलियों में घर घर पहुंचकर अमित शाह ने लोगों को पर्चा बांटा। उनके साथ बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या कैराना से ही निकलेगी जीत की राह? पलायन का मुद्दा बीजेपी क्यों उठा रही है? किसान आंदोलन के बाद मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन को ध्वस्त करने के लिए कैराना मॉडल का प्रयोग होगा। हिंदुओं के पलायन का मुद्दा बीजेपी के लिए 2017 में खरा सोना बनकर निकला था। जाहिर है बीजेपी कैंपेन की शुरुआत के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। समाजवादी पार्टी की वो आदत जो 12 में थी, वही 22 में भी है। तो एक फहरिस्त है प्रत्याशियों की। ये वही लोग हैं जो कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार रहे हैं। आपको याद दिला दें, 2014 में लोकसभा चुनाव में 71 लोकसभा सीटें जीतने का करिश्मा अमित शाह ने पार्टी के महासचिव रहते किया था, जबकि 2017 का विधानसभा चुनाव उनके पार्टी अध्यक्ष रहते जीता और 2019 का लोकसभा चुनाव भी शाह के नेतृत्व में ही जीता गया। कैराना की जीत से बीजेपी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को फिर से साथ लेना चाहती है। 5 साल बाद बीजेपी फिर से उसी प्रचंड जीत को दोहराना चाहती है, जिसने उसे यूपी की सत्ता तक पहुंचाया। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के निश्चय की मुट्ठी बींचे और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। टीम न्यूज स्टेट। तो लगातार राजनीतिक पंडितों के द्वारा दावे किए जा रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ वोटर्स चूंकि किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से नाराज हैं। इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे क्या हकीकत है, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अमित शाह आज दहाड़े हैं। डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन किया, लोगों से बातचीत की और बीजेपी के लिए उन्होंने समर्थन मांगा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। MC द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं। चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर विजय राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। प्रशांत, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा। सवाल यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात करें JP नड्डा की, तो वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौजूद रहे। उन्होंने अमरोहा समेत तमाम जगहों पर आज बीजेपी के लिए वोट मांगी, समर्थन मांगा और खुद गृहमंत्री आज कैराना में मौजूद रहे। वो कैराना जो बहुत चर्चित रहा है, पलायन वहां पर हुआ और 2017 में उसी पलायन से बीजेपी सत्ता में भी लौटी थी। आज उनके बीच में
गृह मंत्री मौजूद रहे, कितना फर्क डालेगा? देखिए, जो कैराना का पलायन और मुजफ्फरनगर के दंगे आज भी हिंदू समाज भूला नहीं है। उसी संदर्भ में आज माननीय अमित शाह जी ने कैराना जो पलायन किए वो परिवार, मित्तल परिवार, अन्य लोग जो योगी सरकार के आने के बाद वापस उत्तर प्रदेश लौटे हैं, उनसे मुलाकात की और समाजवादी पार्टी ने उसी कैराना पलायन के जिम्मेदार व्यक्ति नाहिद हसन को टिकट दिया है। और खाली नाहिद हसन नहीं, असलम चौधरी जैसे लोग और भी अन्य जैसे लोग जो दंगाई लोग थे, आजम खान जैसे लोग जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को छोड़ने का काम किया, उनको टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी से। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने जो गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार समाप्त किया था, समाजवादी पार्टी दोबारा उसी चीज को लेकर के आना चाहती है। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हम इस चीज को दोबारा स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने 12 से 17 के बीच के समाजवादी पार्टी का शासनकाल देखा, किस तरीके से डेली दंगे होते थे, पलायन हुआ, और मुजफ्फरनगर जिस तरीके से घटनाएं हुई, इस हिंदू समाज दोबारा उस चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। और हम वही सुशासन की जो कड़ी है उसको आगे हम बढ़ाना चाहते हैं अगले 5 साल में, ताकि जो हिंदुओं की बहन बेटियां जो हैं सुरक्षित रहें और हम ये इसी तरीके से सुशासन के आधार पर विकास कार्य आगे चला सकें। क्योंकि जब तक हम स्पष्ट सुशासन और कानून व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। और हम कानून व्यवस्था के साथ ही दोनों विकास कार्यों को आगे हमने बढ़ाने का काम किया है। विजय राठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार बात पलायन की कर रही है। 2017 विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा पलायन था और इस बार बीजेपी दावा भी कर रही है कि जो पलायन वहां पर किया गया उसको रोकने का काम किया गया और जो पलायन करवाने का काम करते थे उनको पलायन भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिया है। लेकिन आपने तो एक ऐसे व्यक्ति को वहां से प्रत्याशी बना दिया था जो खुद इनका आरोपी था, पलायन का आरोपी था, नाहिद हसन जी। ऐसा था तो अब तक जेल में क्यों नहीं डाला उनको? जब लगा कि अब समाजवादी पार्टी जीतने वाली है तो जेल में डाल दिया। चलिए इस पे भी मैं बात करूंगा। देखिए, पलायन किसने किया? सबसे पहले तो आदित्यनाथ जी पलायन करके उत्तर प्रदेश आए। दूसरी बात, जिस जगह की बात कर रहे हैं मैं वहीं का रहने वाला हूं। सरदना विधानसभा, खतौली विधानसभा, गढ़ विधानसभा और यही बिल्कुल बराबर में बुढ़ाना विधानसभा। नहीं, चारों विधायकों के नाम बताता हूं, सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ का जो आप तंज करते हैं, इसमें इसके पीछे क्या तर्क है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो सब बोलिए, बिल्कुल मैं चुपचाप बैठा सुन रहा हूँ इस बात को। मैं भी बीच में आपने मुझे बात करेंगे, मुख्यमंत्री का पाकिस्तान से है क्या? नहीं सुनना तो उत्तराखंड उसमें बना था क्या? योगी जी ने जब दीक्षा ली थी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं होता था। बोलने में पीछे रहते हम लोग, लेकिन आपने जवाब सुना, एक मेरा जवाब सुना नहीं आपने, दूसरी चीजें बात आगे बढ़ा दी। मैं बताना चाहता हूँ, आप कैसे मुख्यमंत्री पर में से बोल सकते हैं? आपकी डिंपल लॉबी कहां से है? क्या उत्तराखंड से नहीं है? वो उठा जा रहा है, बताइए। इनको लट पिला करके गन्ना किसान गन्ना लेकर के इनके पीछे हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुस नहीं पाएंगे, सच्चाई में बता रहा हूँ। संगीत सोम हो, विक्रम सैनी हो, उमेश हो या कमल हो, उसका तो टिकट भी काट दिया आपने। क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं? क्यों इनको गाड़ियों से भागना पड़ रहा है? शुभम जी, आप ही के चैनल पे देखा हमने। अगर काम इतना बढ़िया किया था इन्होंने, तो क्यों इन विधायकों के टिकट काट के इनको पलायन कराया जा रहा है? क्यों नहीं इन विधायकों पर टिकट दिया आपने? क्यों अपने घर से टिकट काट दिया? क्यों विक्रम जी को गाड़ी में भागना पड़ा? क्यों संगीत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे? क्यों उमेश की गाड़ी पे मुंह पे कालस पोती गई, उनको भागना पड़ा? क्यों नहीं घुस पा रहे? अगर इतना काम किया था गन्ना किसानों के बीच में पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो क्यों नहीं मुद्दों की बात करते? नाहिद हसन दूध के धुले, मैं वापस वहीं पर आपको ला रहा हूं। नाहिद हसन दूध के धुले की बात है, नौकरी की नहीं, नाहिद हसन दूध के धुले, आप बताइए ना। नाहिद हसन दूध के धुले हो या ना हो, लेकिन कुलदीप सेंगर वाले हो या हो ना, कैसे कह सकते हैं? आप प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। नाहिद हसन पर क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं आप? उसका नाम नहीं लिया आपने। मैंने नाहिद हसन का जवाब दूंगा अगर आप सुनेंगे। मैं सुन रहा हूं, मैं सुनने के लिए बैठा हूं। नाहिद हसन मैं सुनने के लिए बैठा जी सांसद थे, नाहिद हसन जी की माताजी सांसद थी, उनका और हुक्म सिंह जी का आपस में वर्चस्व रहा है। कभी वो सांसद बने, कभी दूसरे सांसद बने। खुद आपके हुक्म सिंह ने, बीजेपी सांसद ने कहा था कि कैराना में पलायन नहीं हुआ। बताइए कौन झूठ बोल रहा है? बीजेपी ने झूठ बोला है, हुक्म सिंह ने खुद उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि मेरे क्षेत्र में कोई पलायन नहीं हुआ है। ठीक है, वापस आऊंगा, उन्होंने कहा था। वापस आऊंगा। एमसी द्विवेदी साहब आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, 2012 से लेकर 17 तक जो व्यवस्था रही है उत्तर प्रदेश की, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सवाल खड़े किए जाते हैं
और अपने इस विजन को लेकर बीजेपी जो इस बार चुनाव में उतर रही है वो अपने सुरक्षा की बात को कह रही है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया उसका परिणाम देखने को यहां पर मिल रहा है, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप चूंकि उसी विभाग से आते हैं, आपने एक लंबे वक्त तक प्रदेश को सेवाएं अपनी दी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का सब प्रश्न है, ये मेरा अपना मत नहीं है, वरन मैं गांव वालों से, शहर वालों से, दूसरे लोगों से बात करता हूँ और हिंदू, मुस्लिम और सपा वालों से भी बात करता हूँ। वो भी कहते हैं कि और चाहे कुछ भी हो, सुरक्षा जो है हमें तुलनात्मक रूप से अधिक मिल रही है। चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, सब जगह लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं पहले की अपेक्षा। तो ये तो एक निर्विवाद बात है और ये सब देख भी रहे हैं कि चाहे वो माफिया गिरोह नकल कराने वाले रहे हो, चाहे भू माफिया रहे हो, चाहे डकैती चोरी करने वाले माफिया रहे हो, सबके प्रति बहुत ही कठोर कार्रवाई इधर की गई है, जो केवल सपा ही गवर्नमेंट नहीं, पहली और अन्य गवर्नमेंट किसी ने करके नहीं दिखाई थी। दूसरी किसी गवर्नमेंट ने 1947 से आज तक नहीं करके दिखाई। तो उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से लोगों पर है और लोग सब अंदरूनी तौर से मानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है इस वक्त। जी बिल्कुल। चंद्रेश जी, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस भी इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा ताकत से लगी नजर आ रही है, लेकिन आपने एक लड़की हूं लड़ सकती हूं का भी एक नारा दिया, उस पर आपकी पोस्टर गर्ल ही इस वक्त दूसरे खेमे में जाकर बैठ गई है। आज हम बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। पलायन जैसा विषय जो है वो लगातार चर्चा में पिछले विधानसभा चुनाव में भी रहा और इसमें भी चर्चा में रहा है। आप किसान आंदोलन का जिक्र लगातार आपकी पार्टी के नेता करते आ रहे हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराजगी है पश्चिम में, तो क्या उसका प्रभाव देखने को मिलेगा मानते हैं? और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या अमित शाह आए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है। अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए वो धार्मिक मुद्दों को उछालती आई है। गृह मंत्री जी का कैराना का दौरा धार्मिक मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का एक प्रयास है। धार्मिक मुद्दा है पलायन, सुन लीजिए। हाँ, पलायन किसी भी देश के किसी भी भाग में कहीं से भी कोई पलायन होता है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये पलायन का मुद्दा चुनाव से पहले ही क्यों होता है? 2016 में जब ये पलायन का मुद्दा आया तो उस समय स्टेट में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आज भी सरकार उनकी है केंद्र में और राज्य में। और आज भी यदि पलायन का मुद्दा है तो ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त रूप से लेनी चाहिए। भाजपा और गृह 12 में समाजवादी पार्टी आ गई थी, 14 से पहले आप थे कि उसके किसी 12 में समाजवादी पार्टी आ गई थी, 14 से पहले आप थे केंद्र में। थोड़ा सा आंकड़ा सुधारिए अपना। सुन लीजिए, मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव में अभी ये मुद्दा आया था सांप्रदायिकता का, चुनाव खत्म हो गया, मुद्दा ठंडे बस्ते में। तो हम उसे एक रूप से और भी देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो कि राजनीतिक लाभ और हितों की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश की राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की नापाक कोशिश कर रही हो। और मुद्दा आज कैराना नहीं है, आज मुद्दा है कि नीति आयोग नहीं, सांप्रदायिकता की बात चलिए, मैंने आपकी बात स्वीकारी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जो हिंदू और हिंदुत्व की थ्योरी लगातार मंचों से देते नजर आ रहे हैं, वो क्या है? उत्तर प्रदेश चंद्रेश कुमार, राहुल गांधी जो हिंदू और हिंदुत्व की थ्योरी लगातार मंचों से उसका बखान करते हैं, वो क्या है? देखिए, उन्होंने हिंदुत्ववादी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदुत्ववादी वे लोग होते हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, उनकी ओछी मानसिकता होती है, जो समाज को तोड़ने वाले बात करते हैं, काम करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी हिंदू थे और रावण हिंदुत्ववादी था। अच्छा, उनकी भावनाओं को समझिए। वो बता रहे जो समाज में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नकारात्मक मानसिकता है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जो देश की एकता अखंडता पर लगातार प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो हिंदुवादी हैं। प्रशांत से जवाब ले जैसे हमने कहा आपके ही मन से कि योगी आदित्यनाथ जी अब जवाब ले लेते बीजेपी से में काल्डेमिक आपने आरोप लगा लिया, अब जवाब ले लेते हैं। राम और प्रशांत जी आपके पास आऊंगा, तो योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्ववादी। प्रशांत जी आपके पास आऊंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है और धार्मिक मुद्दों को चुनाव में उठाया जाता है।
शुभम जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव माफिया बनाम उत्तर प्रदेश की जनता है। एक तरफ मुख्तार अंसारी, असलम चौधरी, नाहिद हसन, आजम खां, अब्दुल्ला आजम, मौलाना तौकीर रजा और सलमान इम्तियाज हैं। मौलाना तौकीर रजा के साथ प्रियंका वाड्रा ने गठबंधन किया है। प्रियंका वाड्रा से मिलने के बाद मौलाना तौकीर रजा ने तकरीर की कि अगर मुसलमान हथियार उठा लेगा तो इस देश में हिंदुओं को भागना पड़ेगा और इस देश का नक्शा बदल देंगे। अलीगढ़ से प्रियंका वाड्रा ने सलमान इम्तियाज को टिकट दिया है। वही सलमान इम्तियाज जिसको जिला प्रशासन ने 6 महीने के लिए जिला बदल किया है क्योंकि सीए हिंसा का आरोपी है, दंगाई है। ये कांग्रेस पार्टी जो हिंदुओं के नरसंहार की बात करती है, वो आज हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाती है। यही कांग्रेस पार्टी केरल में जाके मुस्लिम लीग से गठबंधन करती है, असम में जाकर के गठबंधन करती है, बंगाल में जाके उस सिद्दीकी से गठबंधन करती है। और दुर्भाग्य की बात हमारे ऊपर ये इसका लगाती है कि हम सांप्रदायिकता कर रहे हैं। ये पहले अपने आंचल में झांके कि ये क्या कर रहे हैं। भाजपा के और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी वाले आपने जांच कराई और कितने दंगाइयों 30-35 साल से इसलिए बाहर का काम किया। क्यों नहीं कैराना में जो घटना घटी उसका सीबीआई जांच करा के दोषियों को जेल भेजने का काम किया? जी बोलिए विजय राठी, बोलिए। कार्रवाई क्यों नहीं किया? उनके मन में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बहुत छोटी सी बात मैं आपके मन से बताना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जिन्ना क्या नाम दिए थे? मैं पूछना चाहता हूँ जिन्नावादी कौन है? जिन्ना के साथ नाम लेना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाया था। जिन्ना के 2 राष्ट्रीय अमित शाह जी केरला जाते हैं, लेकिन लखनऊ इलाहाबाद में जो लोग नौकरी मांग रहे हैं, जिनके ऊपर लाठी चलाई जा रही है, भाटी साहब ठीक है, आपका आरोप है, इस पर जवाब हम ले रहे हैं। लेकिन एक M22 समीकरण को लेकर लगातार आपकी पार्टी भी आगे बढ़ती रही है। वो क्या था? क्या वो जातिगत और वो धार्मिक समीकरण नहीं था? जो किसान शहीद हो गए उनसे मिलने नहीं जाते अमित शाह जी, वो भाग के केरला में भाटी साहब जवाब दे दीजिए। नैतिक हार है, इनकी नैतिक हार है शुभम जी। राजनीति न करती है न करेगी। जिस तरीके से पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का चश्मा लगा करके उत्तर प्रदेश में काम किया, पत्र के माध्यम से दिखाता है। द्विवेदी जी आपके पास आऊंगा, सरकार ठीक है MC द्विवेदी आपके पास आऊंगा, सराहना करते हैं और वंदना करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक गैर राजनीतिक व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। लगातार धर्म आधारित और जातिगत आधारित राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में सदियों से होती आई है, अभी भी हो रही है। कितना सही है, जनता के लिए कितना हितकर है? लगातार अलग अलग समीकरण निकाल कर चुनाव जीत लिए जाते हैं और जनता हमेशा से ठगा सा महसूस करती है। जनता स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। ठगा क्या महसूस करती, वो अपने को ठगवाना चाहती है। उनमें जातिवाद उनके नस-नस में ऐसा भरा हुआ है, राजनीति ने उसको और कठिन और ज़्यादा भर दिया है। तो इसके कारण वो स्वयं जब वोटिंग पर जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर करती है तो स्वयं इसके लिए उत्तरदायी है। ये है, राजनीतिक दल उसका लाभ उठाते हैं और सभी राजनीतिक दल किसी न किसी प्रकार से उसके लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है और समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर जो भी शासन इस जाति के और धर्म के बंधन को कम करने का प्रयत्न करेगा, वही देश का कल्याण कर पाएगा। नहीं तो ये बढ़ता जाएगा और देश इससे टूटता है, समाज टूटेगा। ये बड़ी मतलब हम देखते हैं कि लेकिन जनता ठगी जाती है और खुद अपने को ठगने को तैयार रहती है। बिल्कुल, MC द्विवेदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात की कि जनता खुद अपने को ठगवाने को तैयार रहती है और इसी वजह से जातिगत आधारित राजनीति, धर्मगत आधारित राजनीति को लगातार बल मिलता रहता है। MC द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के, चंद्रेश कुमार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, प्रशांत उमराव BJP प्रवक्ता, डॉक्टर विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैराना से जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे अपने प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे, कितना ये जो है लाभ पहुंचा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को और कितना जो फिजा बदली हुई नजर आई थी थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसको सुधारने में कितना सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।